हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का सुकून एफएम चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सुन रहे हैं कहानी मुझे प्यार हुआ था के एपिसोड नंबर 14। दोस्तों, अगर आपको कहानी हमारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लग रही है, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों तक। चलिए शुरू करते हैं कहानी। लक्ष्य और निया बात कर रहे थे, तभी लक्ष्य मखमली बिस्तर के पास पहुंचा। निया, जो माही के साथ बिस्तर पर बैठी हुई थी, उसने लक्ष्य को अपनी तरफ आते देखा तो उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। निया ने अपना हाथ बढ़ाकर लक्ष्य का हाथ पकड़ लिया, उसे अपने पास बिस्तर के किनारे ही बैठा लिया। तभी निया ने बहुत ही चहकती हुई उत्साह से भरी आवाज में कहा, लक्ष्य, हमारी माही सिर्फ बहुत बहादुर ही नहीं बल्कि बहुत होशियार भी है। इसने अभी अभी मुझे एक बहुत ही सुंदर कविता सुनाई। मैंने तो इसे वादा कर लिया कि जब ये स्कूल जाना शुरू करेगी तो हर कविता प्रतियोगिता में इसे फर्स्ट प्राइज मिलेगा। उसकी ये बात सुनकर लक्ष्य ने अपनी आंखें चौड़ी करके एक बहुत ही प्यारे और हैरान वाले भाव के साथ माही की तरफ देखा। उसने माही के सिर पर बहुत ही कोमलता से हाथ फेर कर बच्चे को तरह मुंह बनाकर कहा, अरे वाह, क्या बात है मेरी होनहार गुड़िया, तुमने निया दीदी को कविता सुना दी और अपने इस लक्ष्य मामा को भूल गई। यह तो बड़ी नाइंसाफी है। चलो अब जल्दी से मुझे भी वो कविता सुनाओ, वरना मैं तुमसे इकट्ठी हो जाऊंगा। वहीं लक्ष्य का यह मासूम और बचकाना रूप देखकर नेहा खिलखिलाकर हंस पड़ी। सिया, जो पास में सोफे पर बैठी थी, उसके चेहरे पर एक बहुत ही सुकून भरी मुस्कान आ गई। माही ने अपनी बड़ी बड़ी गोल गोल आंखों से लक्ष्य की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक गजब का आत्मविश्वास और चमक थी। डॉक्टर रिचर्ड्स की उस चमत्कारिक सर्जरी ने सचमुच उसके दिमाग के बंद दरवाजों को खोल दिया था। माही ने अपने हाथों में पकड़े हुए उस गुलाबी टेडी बियर को अपने बगल में बिठाया, अपना गला साफ किया और बहुत ही मीठी, सुरीली और मासूम आवाज में कविता सुनाना शुरू कर दिया। एक नन्ही सी चिड़िया थी, उड़ते खुले आसमान में। अचानक एक दिन घिर गई वो काले से तूफान में। तूफान उसने दूर भगाया, चिड़िया को दी एक नई उड़ान। अब वो चिड़िया गाती हर दिन उस जादूगर का ही गान। कविता खत्म करते ही माही ने अपने छोटे हाथों से ताली बजाई। बहुत ही प्यारी मुस्कान के साथ लक्ष्य और निया की तरफ देखने लगी। पूरे स्वीट में कुछ पलों के लिए बहुत ही भावुक और खामोशी छा गई। कविता बहुत ही साधारण शब्दों में थी, लेकिन उसका अर्थ बड़ा गहरा था। सिया की आंखों से आंसुओं की एक और बूंद छलक कर उसके गालों पर आ गिरी थी। वो जानती थी माही के अवचेतन मन में यह कविता उसने क्यों चुनी। उस कविता की नन्ही चिड़िया माही खुद थी, और वो काला तूफान सुल्तान और उसका वो खौफनाक गैंग था। वो खुशियां लाने वाला जादूगर कोई और नहीं बल्कि उनके सामने बैठा लक्ष्य था। लक्ष्य की आंखें भी नमी से भर गई थी। दुनिया के बड़े बड़े अवार्ड्स, हजारों करोड़ की डील और बड़े बड़े नेताओं की तारीफें लक्ष्य के लिए वो खुशी नहीं ला पाई, जो खुशी उसे उस 10 साल की बच्ची के मुंह से निकली इस कविता को सुनकर मिल रही थी। लक्ष्य ने तुरंत आगे बढ़कर माही को अपनी बाहों में भर लिया और उसे बहुत ही प्यार से गले लगा लिया। उसने भावुक होकर कहा, ये दुनिया की सबसे खूबसूरत कविता है मेरी जान। तुम तो सच में बहुत बड़ी कवित्री बनोगी। तुम्हारे इस लक्ष्य मामा का प्रोमिस है। दुनिया का कोई भी काला तूफान अब मेरी इस नन्ही चिड़िया के घोंसले के आसपास भी नहीं भटक पाएगा। तभी निया ने आगे बढ़कर माही के गालों को चूम लिया। उसके बाद निया ने लक्ष्य के कंधे पर अपना सिर रखकर बहुत ही शरारती अंदाज में कहा, देखा लक्ष्य, मैंने कहा था ना, हमारी माही बहुत टैलेंटेड है। अब तुम्हें इससे कोई बहुत अच्छा सा गिफ्ट देना पड़ेगा। उसकी ये बात सुनकर आगे से लक्ष्य ने तुरंत हार मानकर अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए और हंसकर कहा, बिल्कुल बिल्कुल, जो हुक्म आपका। चलो माही, आज हम खूब सारी मस्ती करेंगे। और इसके बाद उस आलीशान वीवीआईपी स्वीट के अंदर एक ऐसा खुशनुमा और हंसी मजाक का दौर शुरू हुआ, जिसने वहां मौजूद हर इंसान के दिल में पिछला सारा दर्द, सारा खौफ और सारा तनाव हमेशा के लिए मिटा दिया। लक्ष्य पूरी तरह से एक बच्चा बन गया था और मखमली बिस्तर पर माही और निया के साथ कूद कूद कर खेलने लगा। उन्होंने निया द्वारा लाए गए सॉफ्ट टॉय से एक छोटी सी लड़ाई शुरू कर दी। लक्ष्य एक बड़े से भालू को ढाल बनाकर निया पर तकियों पर वार कर रहा था, और निया हंसकर माही के साथ मिलकर लक्ष्य पर पलटवार कर रही थी। पूरे कमरे में उनके खिलखिलाने, भागने और एक दूसरे के चिढ़ने चिढ़ाने की आवाजें गूंज रही थी। निया ने हंसकर कहा, अरे अरे नहीं माही, उधर से नहीं, लक्ष्य मामा को पीछे से घेरो। आगे से लक्ष्य ने शरारती अंदाज में कहा, चीटिंग, ये चीटिंग है निया, तुम दोनों दो हो और मैं अकेला। ये कहकर लक्ष्य अपने चेहरे पर तकिया रखकर जोर जोर से हंसने लगा।
वहीं सिया सोफे पर बैठी अपने हाथों में जूस का गिलास लिए इस अद्भुत नजारे को निहार रही थी। उसकी आंखों में एक असीम तृप्ति थी। उसने अपनी जिंदगी में कभी लक्ष्य को इस तरह खुलकर हंसते और इस बेफिक्री से खेलते नहीं देखा। लक्ष्य हमेशा एक गंभीर, शांत, जिम्मेदार इंसान नजर आता था, लेकिन आज निया के प्यार और माही के इस नए जीवन ने उसके अंदर के उस मासूम बचपन को जगा दिया था, जिसे उसने अपनी गरीबी, संघर्ष की भट्टी में कहीं पीछे छोड़ दिया था। लक्ष्य माही को अपने कंधों पर बिठाकर पूरे कमरे में हवाई जहाज बनाकर घूम रहा था। निया ताली बजाकर उन्हें चीयर कर रही थी। वो स्वीट का वो कोना दुनिया की सारी फिक्र, सारे दुख और सारी साजिशों से पूरी तरह महफूज था। लक्ष्य ने अपनी उस खूंखार और कातिलाना दुनिया को अपने दिमाग के किसी बहुत ही अंधेरे कोने में बंद कर लिया था, ताकि उसकी कोई भी परछाई इस हंसते खेलते परिवार पर न पड़ सके। लेकिन लक्ष्य भले ही इस वक्त में मगन था, लेकिन उसका वो फरमान, उसका वो खौफनाक आदेश जो उसने कुछ देर पहले फोन पर दिया था, वो अपना काम शुरू कर चुका था। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के बीचों बीच स्थित मिश्रा टावर के बिल्कुल निचले हिस्से में, जमीन से कई 100 फीट नीचे बेसमेंट लेवल 4 में एक सीक्रेट हाई टेक कंट्रोल रूम था, जिसके बारे में मिश्रा ग्रुप के कई टॉप डायरेक्टर्स तक को भी भनक नहीं थी। यह था मिश्रा ग्रुप का वार रूम, जहां से लक्ष्य अपनी ब्लैक ऑप्स और कॉर्पोरेट तबाही को अंजाम देता था। और इस विशाल दीवार और कमरों की दर्जनों बड़ी बड़ी डिजिटल स्क्रीन्स वहां लगी हुई थी, जिन पर दुनिया भर के शेयर मार्केट, विदेशी बैंकों के ट्रांजैक्शंस, खुफिया डेटा के नंबर किसी हरी और लाल बारिश की तरह लगातार नीचे गिर रहे थे। कमरे की खिड़की के अंदर कोई नहीं था। वहां सिर्फ और सिर्फ उच्च कोटि के सुपर कंप्यूटर्स की धीमी सी भिनभिनाहट, कीबोर्ड्स पर चलने वाली उंगलियों की खटखट आवाज गूंज रही थी। इस वार रूम के बीचों बीच स्थित एक बड़े से कांच के पोडियम पर मिस्टर सिंघानिया खड़े थे। सिंघानिया ने अपना सूट उतार कर कुर्सी पर फेंक दिया और उनकी टाई थोड़ी ढीली हुई और उनकी आस्तीनें ऊपर चढ़ी हुई थी। उनका चेहरा पसीने से लगातार चमक रहा था, लेकिन उनकी आंखों में एक ऐसा सर्द और बेखौफ जुनून था जो अपने बॉस के हर एक आदेश को पत्थर की लकीर मानता था। लक्ष्य की रणनीति पर काम करना शुरू हो चुका था। दीक्षित ग्रुप के लिए अब उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। सिंघानिया ने अपने सामने बैठे उन 20 सबसे खतरनाक विश्व स्तरीय हैकर्स, फाइनेंशियल एनालिस्ट और कॉर्पोरेट जासूसों की एक टीम की तरफ देखा। ये वो टीम थी जो किसी भी देश की इकोनॉमी को रातों रात हैक करने की ताकत रखती थी। सिंघानिया की भारी और कड़क आवाज उस वार रूम में गूंज उठी। उसने दहाड़ कर कहा, अटेंशन टीम। कीबोर्ड्स की खटखट एक पल के लिए रुक गई। सब ने अपनी नजरें सिंघानिया पर गड़ा दी। सिंघानिया ने अपनी आंखों को सिकोड़ कर आगे कहा, बॉस का ऑर्डर मिल चुका है। हमें दीक्षित ग्रुप को सिर्फ हराना नहीं है, हमें उन्हें जड़ से उखाड़ फेंकना है। देवराज दीक्षित ने हमारे प्रोजेक्ट्स पर सीधा हाथ डालकर मिश्रा ग्रुप के शैडो चेयरमैन को ललकारा है। बॉस चाहते हैं कि देवराज दीक्षित का घमंड उसके ही खून में डूब जाए। हमें एक साथ 3 फ्रंट्स पर वार करना है। सिंघानिया ने एक बड़ा सा डिजिटल पॉइंटर उठाकर पीछे लगी मेन स्क्रीन की तरफ इशारा किया, जिस पर प्रोजेक्ट भारत सेतु, कुछ सरकारी ऑफिसर्स की तस्वीरें फ्लैश हो रही थी। सिंघानिया ने चिल्लाकर कहा, फेज 1 ऑपरेशन एक्सपोज। उन तमाम सरकारी भ्रष्ट ऑफिसर्स की लिस्ट निकालो जिन्होंने देवराज दीक्षित से रिश्वत लेकर प्रोजेक्ट भारत सेतु का टेंडर उनके नाम किया। मुझे उनके स्विस बैंक अकाउंट, उनकी बेनामी संपत्तियां, मॉरिशस में उनके शेल कॉरपोरेशंस और उनके बड़ी, मुझे उनके सारे अय्याशियों और काले कारनामों के वो तमाम वीडियोस और ऑडियोज रिकॉर्डिंग्स चाहिए जो उनके बेडरूम से लेकर उनके सीक्रेट क्लब्स तक के अंदर मौजूद हैं। तभी आगे वाली रो में बैठे चीफ हैकर, उनका नाम कबीर था, और उसने अपने चश्मे को ठीक कर कर बहुत ही शैतानी मुस्कान के साथ कहा, सर हमारे स्पाई वेवर्स उनके पर्सनल फोन और लैपटॉप्स में पहले ही इंस्टॉल किए जा चुके हैं। अगले 3 घंटे के अंदर उनके काले धन और करप्शन का एक एक पन्ना, एक एक डिजिटल सबूत हमारे पास होगा। अगर हम इस डेटा को मीडिया और एंटी करप्शन ब्यूरो में लीक कर दें, तो वो सारे ऑफिसर्स अपनी जान बचाने के लिए दीक्षित ग्रुप के खिलाफ सरकारी गवाह बनने को तैयार हो जाएंगे। आगे से सिंघानिया ने एक सर्द मुस्कान के साथ सिर हिलाकर कहा, परफेक्ट। इस डेटा को एक इनक्रिप्टेड फाइल में रखो। जब बॉस का इशारा होगा, तब हम इस एक ही झटके में पूरी दुनिया के सामने ब्लास्ट करेंगे। देवराज दीक्षित का वो 45,000 करोड़ का टेंडर उसके ही गले का फंदा बनेगा।
ये कहते हुए फिर सिंघानिया ने स्क्रीन को स्वाइप किया और अब स्क्रीन पर यूरोपियन एआई कंसोर्टियम के बड़े बड़े विदेशी डेलीगेट्स की तस्वीरें आ गई। सिंघानिया की आवाज अब और भी ज्यादा गहरी हो गई थी। उसने आगे कहा, फेज 2, ऑपरेशन चेकमेट। देवराज दीक्षित को लगता है कि उसने मिश्रा ग्रुप के बिना चेहरे वाले बिजनेस मैन को फायदा उठाकर एआई कॉन्ट्रैक्ट को अपने पाले में कर लिया, लेकिन वो भूल गया बिजनेस की दुनिया में दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इसके बाद सिंघानिया ने अपनी इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी टीम के हेड को दिखाकर आगे कहा, हमें उन यूरोपियन डेलीगेट्स के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। तुम अभी इसी वक्त यूरोपियन कंसोर्टियम की जो सबसे बड़ी राइवल कंपनी है, जर्मन नेक्सस एआई, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ एक टॉप सीक्रेट एनक्रिप्टेड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सेट करो। हम उन्हें वो टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल बैकिंग ऑफर करेंगे जो देवराज दीक्षित की औकात से 100 गुना बड़ी होगी। बॉस ने कहा है कि मिश्रा ग्रुप का खजाना खोल दो, हम दीक्षित की उस डील को मार्केट में आने से पहले मिट्टी में मिला देंगे। तभी स्ट्रेटेजी हेड ने अपनी उंगली कीबोर्ड पर दौड़ाकर कहा, यस सर, जर्मन एक्सेस के साथ कॉन्फ्रेंसिंग अगले 15 मिनट में सिक्योर सर्वर पर लाइव हो जाएगी। उसकी यह बात सुनकर सिंघानिया ने एक लंबी सांस ली और उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक आ गई। उसने मुस्कुराकर कहा, और अब फेज 3, ऑपरेशन ब्लडबाथ, बॉस की सबसे खतरनाक और आखिरी चाल। ये कहते हुए उसने स्क्रीन पर दीक्षित ग्रुप के शेयर मार्केट का लाइव तुरंत ग्राफ भी लेकर आ गया। के बाद सिंघानिया ने अपनी आवाज को थोड़ा धीमे किया, लेकिन उसका खौफ पूरे कमरे में महसूस किया जा सकता था। उसने अपनी बात को आगे बढ़ाकर कहा, देवराज दीक्षित इस वक्त जश्न मना रहा होगा। उसे लग रहा है कि मिश्रा ग्रुप खामोश बैठा है। हमें उसकी इस गलतफहमी को हवा देनी है। अगले कुछ दिनों तक हम दीक्षित ग्रुप के शेयर्स को मार्केट में थोड़ा ऊपर उठने देंगे। हमें हवा में उसे उड़ने देना है। तभी सिंघानिया ने मेज पर जोर से मुक्का मारकर कहा, लेकिन इसी बीच हमारी जो सैकड़ों शेल कंपनी कैमेन आइलैंड्स, सिंगापुर और मॉरिशस में रजिस्टर्ड है, उनके जरिए दीक्षित ग्रुप के शेयर्स को बहुत ही खामोशी से टुकड़ों टुकड़ों में खरीदना शुरू कर दो। हॉस्टाइल टेकओवर की तैयारी इतनी सीक्रेट होनी चाहिए कि SEBI खुद देवराज दीक्षित के रडार में भी बात न आए। हम धीरे धीरे उसकी कंपनी के मेजर शेयर होल्डर्स बनते जाएंगे। इसके बाद सिंघानिया ने एक खूंखार मुस्कान के साथ अपनी बात को खत्म करके आगे कहा, और जिस दिन देवराज दीक्षित अपने एम्पायर की सबसे बड़ी बुलंदी पर बैठकर अपनी जीत का जाम पी रहा होगा, उसी दिन बॉस उसके सामने अपना चेहरा लेकर जाएंगे, और तब हम एक ही क्लिक से दीक्षित ग्रुप के शेयर को डंप करेंगे, मार्केट क्रैश करेंगे। उसी वक्त उन सरकारी ऑफिसर्स का पर्दाफाश करेंगे। देवराज दीक्षित का साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा और उसे पता भी नहीं चलेगा कि जिस शैडो चेयरमैन को चूहा समझ रहा था, वो असल में अजगर था जो उसके पूरी सल्तनत को निगल गया। वार रूम में बैठे हर शख्स के चेहरे पर एक शैतानी लेकिन जीत की पक्की उम्मीद वाली चमक थी। कीबोर्ड्स की खटखट अब कई गुना ज्यादा तेज हो गई। मिश्रा ग्रुप की वह अदृश्य खौफनाक मशीनरी अब पूरी रफ्तार से दौड़ने लगी। लक्ष्य मिश्रा की उस खामोश लेकिन घातक रणनीति ने काम करना शुरू कर दिया। देवराज दीक्षित के पैरों के नीचे से जमीन खिसकाने की पूरी मुकम्मल तैयारी हो चुकी थी। अब बस धमाके का इंतजार था। इधर सिंघानिया इस खौफनाक साजिश के धागे बुन रहा था और उधर मुंबई के उस गगनचुंबी दीक्षित टावर में देवराज दीक्षित अपने आलीशान और महंगे लेदर काउच पर बैठकर अपनी जीत के नशे में चूर था। उसके एक हाथ में ब्लू लेबल की महंगी स्कॉच का गिलास था और दूसरे हाथ में महंगी क्यूबन सिगार। उसके सामने वाइस प्रेसिडेंट विक्रम बजाज खड़ा था, जो उसे मार्केट की रिपोर्ट सुना रहा था। विक्रम बजाज ने चापलूसी भरी मुस्कान के साथ कहा, सर, मिश्रा ग्रुप की तरफ से अभी कोई रिएक्शन नहीं आया। मार्केट में हमारी पकड़ और मजबूत होती जा रही है। इन्वेस्टर्स का भरोसा दीक्षित ग्रुप पर आ गया है। प्रोजेक्ट भारत सेतु की फाइलिंग पूरी हो चुकी है। देवराज दीक्षित ने अपने स्कोच का एक बड़ा घूंट लिया, बड़े ही घमंडी और विकृत ठहाका लगाकर कहा, मैंने कहा था ना विक्रम, वो मिश्रा ग्रुप का नया चेयरमैन कोई बच्चा है। वो एक बुजदिल परछाई है। उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं कि मेरे सामने खड़ा हो सके। जब शेर शिकार करता है तो सियार अपने बिलों में छुप जाते हैं। वो डरा हुआ है। देवराज ने अपने सिगार का धुआं ऊपर उड़ाकर अपनी जीत का जश्न मनाना जारी रखा। उसे इस बात का रत्ती भर भी इल्म नहीं था कि सन्नाटा उसे मिश्रा ग्रुप की तरफ से नजर आ रहा था। वो किसी बुजदली का सन्नाटा नहीं, बल्कि किसी भयंकर ज्वालामुखी के फटने की पहले की खामोशी थी। देवराज दीक्षित अपने ही अहंकार में जिस गुब्बारे में उड़ रहा था, लक्ष्य मिश्रा ने उसी गुब्बारे में सुई चुभोने की सारी तैयारी कर ली थी। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था।
दिल्ली में धीरे धीरे शाम ढलने लगी। सूरज बादलों के पीछे छुपने लगा और आसमान में एक सिंदूरी रंग आ गया। ग्लोबल लाइफ केयर हॉस्पिटल के उस वीवीआईपी प्रेसिडेंशियल स्वीट में दिन भर की उस भागदौड़, मस्ती और खेल के बाद अब एक बहुत ही खूबसूरत सी खामोशी और सुकून आ गया था। माही दिन भर की उस मस्ती के बाद अब थक कर उस बड़े से गुलाबी टेडी बियर को अपने सीने से चिपकाए एक गहरी और मीठी नींद की आगोश में डूब चुकी थी। उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी और शांत मुस्कान थी। सिया माही के सिरहाने बैठकर बड़े ही कोमलता से उसके बालों को सहला रही थी। सिया की आंखों में अब कोई आंसू नहीं थे, बल्कि एक ऐसी चमक थी जो अपनी दुनिया को महफूज देखकर एक माँ की आंखों में होती है। लक्ष्य और निया जो दिन भर बच्चों की तरह खेलते रहे थे, अब स्वीट की उस बड़ी सी कांच की खिड़की के पास खड़े थे। बाहर दिल्ली का शहर धीरे धीरे रोशनियों से जगमगाने लगा। सड़कों पर दौड़ती हुई गाड़ियों की हेडलाइट्स एक लंबी कतार की तरह नजर आ रही थी। नेहा ने अपना सिर लक्ष्य के मजबूत कंधों पर टिकाया हुआ था। लक्ष्य ने बहुत ही प्यार से अपने एक हाथ से नेहा की कमर को घेरा हुआ था। दोनों खामोशी से बाहर के उस खूबसूरत नज़ारे को देख रहे थे, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के लिए जज्बातों का एक पूरा समंदर बह रहा था। काफी देर की उस रूहानी खामोशी के बाद नेहा ने धीरे से अपनी नजरें उठाई। लक्ष्य के चेहरे को देखने लगा। खिड़की के बाहर से आती उस टिमटिमाती रोशनी में लक्ष्य का चेहरा बहुत ही शांत और खूबसूरत लग रहा था। नेहा ने बहुत ही धीमी लेकिन एक बहुत ही गहरी प्यार भरी आवाज में फुसफुसा कर कहा, लक्ष्य। आगे से लक्ष्य ने अपनी नजरें हटाकर नेहा की उन गहरी भूरी आंखों में आंखें डाली। उसने बहुत ही नरमी से कहा, हाँ नेहा। तभी नेहा ने लक्ष्य के सीने पर उंगलियों से कुछ अनजाने से आकार बनाकर बहुत ही भावुक लेकिन मजबूत आवाज में कहा, आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे अजीब, सबसे खौफनाक लेकिन सबसे खूबसूरत दिन रहा। जब सुबह मैंने तुम्हें उस हॉस्पिटल में लाशों और कमांडोज के बीच देखा, तो मुझे लगा कि मेरी दुनिया खत्म हो गई। मुझे लगा कि जिस इंसान से मैंने बेइंतहा प्यार किया वो सिर्फ एक खौफनाक क्रिमिनल है जिसे मुझसे धोखा हुआ। यह कहते हुए निया की आंखें छलकने लगी। उसने लक्ष्य की शर्ट को अपनी मुट्ठी में हल्का सा कसकर आगे कहा, लेकिन लेकिन जब मैंने देखा कि तुम्हारी उस ताकत ने, तुम्हारे उस खौफनाक रूप ने सिया दीदी और इस छोटी सी मासूम बच्ची में एक नई जिंदगी भर दी। जब मैंने देखा कि तुमने एक आम इंसान बनकर मेरी और माही के साथ खेलते हुए ऐसे दुनिया में कैसे कोई फिक्र न हो, तो मुझे उन अपने प्यार पर और अपने फैसले पर पहले से हजार गुना ज्यादा फक्र महसूस हुआ है। तभी नेहा ने एक गहरी सांस ली। लक्ष्य की आंखों में सीधा देखकर अपना एक अटल फैसला सुनाकर कहा, लक्ष्य, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा एक कॉर्पोरेट दुनिया, तुम्हारा मिश्रा ग्रुप का एम्पायर बहुत बड़ा है। यहाँ साजिशें हैं, दुश्मन हैं, बहुत सारे खतरे हैं। मुझे नहीं पता कि कल को हमारे सामने कौन सा नया तूफान आकर खड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं तुमसे एक प्रॉमिस करना चाहती हूँ। वहीं लक्ष्य बिना पलक झपकाए नेहा को सुन रहा था। नेहा के हर एक शब्द उसके दिल में किसी अमृत की तरह उतर रहे थे। तभी नेहा ने लक्ष्य के गालों को अपने हाथों में थामकर बहुत ही शिद्दत से कहा, चाहे जो कुछ भी हो जाए लक्ष्य, चाहे हमें दुनिया की किसी भी ताकत से टकराना पड़े, चाहे तुम्हारी इस दुनिया का कोई भी काला साए हमारा सामने आकर खड़ा हो जाए, मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। तुम सिर्फ मिश्रा ग्रुप के शैडो चेयरमैन नहीं हो लक्ष्य, तुम तुम मेरे गुरूर हो, तुम मेरे प्यार हो, मेरी मेरी जिंदगी हो तुम लक्ष्य। नेहा के इस इकरार, उसके इस अटूट विश्वास को सुनकर लक्ष्य का दिल भावनाओं से भर गया। एक इंसान जो दुनिया की सबसे खौफनाक लड़ाइयां अकेले लड़ता आ रहा था, उसके कंधों पर अरबों की दौलत और हजारों कंपनियों कर्मचारियों का बोझ था। उसे आज अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत सहारा मिल गया। लक्ष्य ने नेहा के हाथों को चूमा, उन्हें अपनी आंखों से लगा लिया। लक्ष्य की आंखों में एक आंसू छलक कर नेहा के हाथों पर आ गिरा। उसने बहुत ही भारी लेकिन एक बहुत जुनूनी और प्यार भरी आवाज में कहा, नेहा, तुम्हारी यही सच्चाई, तुम्हारा यही प्यार मुझे दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनाता है। तुमने मुझे जो भरोसा दिया है, उसके बाद तो मैं मौत को भी हरा सकता हूँ। लक्ष्य ने नेहा को बहुत ही प्यार से लेकिन बहुत ही मजबूती से अपने सीने से लगा लिया। उसने नेहा के बालों में अपना चेहरा छुपाकर फुसफुसाकर वादा करके कहा,
मेहदी, तुमसे वादा करता हूँ निया, मैं अपनी इस दुनिया की किसी भी आंच को, किसी भी साजिश को तुम तक या हमारे इस परिवार तक नहीं पहुंचने दूंगा। मेरे दुश्मन चाहे कितने भी शातिर क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारे इस प्यार के ढाल को वो कभी नहीं लांघ पाएंगे। मैं तुम्हें दुनिया की हर वो खुशी दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दोनों उस खिड़की के पास एक दूसरे के बाहों में खोए रहे। बाहर दिल्ली की रात अब पूरी तरह जुआ हो चुकी थी, लेकिन लक्ष्य मिश्रा की तकदीर में शायद सुकून की एक छांव बहुत कम वक्त के लिए लिखी गई थी। जिस तरह एक बड़े और पुराने बरगद के पेड़ के कट जाने के बाद उसके साय में पनपने वाले जहरीले सांप और बिच्छू अचानक बाहर निकल आते हैं, ठीक वैसा ही हाल इस वक्त भारत के कारपोरेट और अंडरवर्ल्ड जगत का हो रहा था। रघुनाथ मिश्रा सिर्फ एक नाम नहीं थे, वो एक अभेद्य दीवार थे। एक ऐसा खौफनाक खंबा थे जिन्हें न सिर्फ कॉरपोरेट के बगड़ मच्छों को अपनी हद में रखा, बल्कि अंडरवर्ल्ड के उस खूंखार खून के प्यासे दरिंदों को भी मिश्रा परिवार की तरफ आंख उठाने से रोक कर रखा था। रघुनाथ मिश्रा के उसूल कड़क थे, तो उनसे सीधे टकराता था वो उसे जमीन में जिंदा गाड़ देते थे। लेकिन अब बूढ़ा शेर इस दुनिया में नहीं रहा। दुनिया को लगता था कि मिश्रा ग्रुप अब बिना चेहरे वाले एक ऐसे बुजदिल शैडो चेयरमैन के हाथों में है जिसे आसानी से कुचला जा सकता है। एक तरफ जहां मुंबई के गगनचुंबी दीक्षित टावर में देवराज दीक्षित मिश्रा ग्रुप की आर्थिक जड़ों को काटने, उनके टेंडर्स को छीनने, कंपनी को दिवालिया करने की भयंकर कारपोरेट साजिशें रच रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसी मुंबई शहर के सबसे बड़े अंधेरे, खौफनाक, सबसे खूनी अंडरवर्ल्ड में एक ऐसा पुराना और खूंखार दुश्मन अपनी कब्र से बाहर निकल आया था, जिसकी दुश्मनी रघुनाथ मिश्रा से सालों पुरानी थी। और दुश्मन का नाम था खालिद। खालिद, अंडरवर्ल्ड का बेताज और बेरहम बादशाह, जिसे दुनिया, पुलिस, मुंबई भी कांपती थी। खालिद सिर्फ एक गुंडा और माफिया नहीं था, वो एक ऐसा खूंखार सिंडिकेट चलाता था जिसका नेटवर्क दुबई से लेकर भारत के हर बड़े शहर तक फैला हुआ था। हथियारों की तस्करी, ड्रग्स, हाई प्रोफाइल किडनैपिंग उसके मेन धंधे थे। करीब 15 साल पहले खालिद ने अपने ताकत के गुरूर में मिश्रा ग्रुप की कुछ जमीन जहाजों पर कब्जा करने की जरूरत की थी। तब रघुनाथ मिश्रा ने खालिद को ऐसा खौफनाक जवाब दिया था कि खालिद का आधा गैंग रातों रात खत्म हो गया था। खुद खालिद को अपनी जान बचाकर सालों तक दुबई के अंधेरे में छुपना पड़ा था। रघुनाथ मिश्रा ने उसे जिंदा सिर्फ इसलिए छोड़ा था ताकि वो जिंदगी भर उस खौफ के साथ जिए। खालिद के सीने में वो आग, वो बेइज्जती और वो रघुनाथ मिश्रा से इंतकाम लेने की वो भूख पिछले 15 सालों से एक ज्वालामुखी की तरह उबल रही थी। अब जब रघुनाथ मिश्रा मर ही चुके थे, तो खालिद वापस मुंबई लौट आया था। मुंबई के डॉकयार्ड इलाके में स्थित एक पुरानी जंग लगी खस्ता हालत शिपिंग गोडाउन के नीचे खालिद का अपना एक हाई सिक्योरिटी बेसमेंट था। इस बेसमेंट के अंदर सिर्फ खून की गंध, हथियारों का जखीरा और खालिद के खूंखार भाड़े के हत्यारे मौजूद थे, जो पैसे के लिए किसी को भी भगवान को मारने के अंदर हिचकिचाते नहीं थे। बेसमेंट के बीचों बीच रखी एक लोहे की भारी कुर्सी पर खालिद बैठा था। उसकी उम्र करीब 55 साल रही होगी। उसके चेहरे के बाईं तरफ एक बहुत ही गहरा और भयानक कट का निशान था। यह वही निशान था जो रघुनाथ मिश्रा के एक बार से उसे मिला था। खालिद की आंखें किसी भूखे भेड़िए की तरह लाल और भयानक थी। वो अपनी उंगलियों में एक भारी सोने की अंगूठी को घुमा रहा था और उसके सामने उसका सबसे खास और खूंखार दायां हाथ इमरान खड़ा था। तभी खालिद ने चिल्लाकर कहा, रघुनाथ मिश्रा मर गया। खालिद की आवाज में एक भयंकर गड़गड़ाहट बरसों पुरानी नफरत का जहर था। उसने लोहे की मेज पर रखे रघुनाथ मिश्रा के एक पुराने अखबार की कटिंग पर चाकू घोंप कर कहा, वो बुढ़ा बहुत गुरूर करता था अपनी ताकत पर। मुझे दुबई भागने पर मजबूर कर दिया था उसने, लेकिन आज वो मिट्टी में मिल चुका है और उसका वो एम्पायर, वो मिश्रा ग्रुप अब एक ऐसे लावारिस बच्चे की तरह है जिसका कोई बाप नहीं है।
उसकी ये बात सुनकर आगे से इमरान ने अपनी पिस्तौल को लोड करके एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, खालिद भाई, खबरें तो यही उड़ रही है, उनका जो नया शैडो चेयरमैन है वो कोई डरा हुआ और ना तजुर्बेकार लड़का है। देवराज दीक्षित पहले ही उन कॉर्पोरेट सिस्टम पर चारों तरफ से उन पर हमला कर चुका है। मिश्रा ग्रुप के शेयर गिर रहे हैं, यही सबसे सही वक्त है उन पर वार करने का। तभी खालिद ने एक बहुत ही भयानक विकट ठहाका लगाया। उसका वो ठहाका बेसमेंट की दीवारों से टकराकर एक खौफनाक गूंज पैदा कर रहा था। खालिद ने थूक कर कहा, देवराज दीक्षित, और दीक्षित तो सिर्फ एक सूट बूट वाला बनिया है इमरान। वो कागजों से खेल रहा है, शेयर से खेल रहा है, लेकिन मैं खालिद, मैं कागजों से नहीं खून से खेलता हूँ। मुझे मिश्रा ग्रुप की दौलत नहीं चाहिए इमरान, मुझे रघुनाथ मिश्रा का पूरा खानदान, उसका पूरा वजूद इस दुनिया से मिटाना है। मैं उस शेडो चेयरमैन को उसके बिल से घसीट कर बाहर निकालूंगा और उसके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिलाऊंगा। यह कहते हुए खालिद अपनी कुर्सी से उठा। उसकी आंखों में एक खूनी प्यास थी। उसने इमरान के कंधे पर अपना भारी हाथ रखकर आगे कहा, मिश्रा ग्रुप को दर्द देने की शुरुआत हम उनके सबसे कमजोर और सबसे अहम हिस्से से करेंगे। किसी भी पेड़ को गिराना हो तो उसके सबसे मजबूत शाख को काटना पड़ता है। तब इमरान ने गंभीरता से कहा, तो हमारा पहला शिकार कौन होगा भाई? आगे से खालिद ने दीवार पर लगे एक बड़े से बोर्ड की तरफ इशारा किया, जिस पर मिश्रा ग्रुप के तमाम बड़े अधिकारियों की तस्वीर लगी थी। खालिद की उंगली जाकर एक तस्वीर पर टिक गई। वो तस्वीर समीक्षा की थी। समीक्षा मिश्रा ग्रुप की मुंबई ब्रांच की हेड थी। लगभग 28 साल उम्र और बड़ी खूबसूरत, लेकिन उतनी ही तेज तर्रार, निडर और फौलादी इरादों वाली लड़की। समीक्षा सिर्फ एक कर्मचारी नहीं थी, वो अनाथ थी और रघुनाथ मिश्रा ने उसे अपनी सगी बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा किया था। उसे अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ाया था। अपनी सबसे अहम मुंबई ब्रांच की पूरी जिम्मेदारी उसे सौंप दी थी। समीक्षा रघुनाथ मिश्रा के लिए उनके दिल की सबसे करीब थी और अब लक्ष्य के लिए वो एक बहुत ही अहम वफादार साथी भी थी। वो मिश्रा ग्रुप के वो मजबूत स्तंभ थी जो मुंबई में दीक्षित ग्रुप बाकी विरोधियों को अकेले ही टक्कर दे रही थी। खालिद ने अपनी उंगली उस तस्वीर के चेहरे पर रगड़ कर कहा, यह है समीक्षा, रघुनाथ मिश्रा की पाली हुई शेरनी। मुंबई में मिश्रा ग्रुप का पूरा कारोबार ये लड़की संभालती है। अगर हमने इसे उठा लिया, अगर हमने इसे अपनी कैद में तड़पाया, तो वो बुजदिल शैडो चेयरमैन तिलमिला उठेगा। मिश्रा ग्रुप की पूरी मुंबई ब्रांच रातों रात अनाथ हो जाएगी और देवराज दीक्षित की कॉर्पोरेट मार के साथ साथ जब यह किडनैपिंग होगी तो मिश्रा ग्रुप के रीढ़ की हड्डी हमेशा के लिए टूट जाएगी। इसके बाद खालिद ने इमरान की तरफ मुड़कर एक सख्त और कातिलाना हुक्म देकर कहा, मुझे समीक्षा जिंदा चाहिए इमरान। इसे इसके ऑफिस से घर जाते वक्त उठाओ। इसके साथ जो भी सिक्योरिटी वाले हों उनके सिर धड़ से अलग कर दो, लेकिन ये लड़की खरोंच के साथ मेरे बेसमेंट में पहुंचनी चाहिए। आज रात मिश्रा ग्रुप को खालिद के वापस आने वाले खौफनाक तोहफा मिलना चाहिए। तब इमरान ने अपना सिर झुकाया और एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, काम हो जाएगा भाई। आज रात मुंबई की बारिश में मिश्रा ग्रुप का खून बहेगा। वही मुंबई शहर की अपनी तरफ रेस तरफ से भाग रहा था। आसमान में काले घने बादल छाए गए थे। मूसलाधार बारिश ने पूरे शहर को अपनी आगोश में ले लिया था। नरीमन पॉइंट पर स्थित मिश्रा टावर के 40वें मंजिल पर समीक्षा अपने ऑफिस में बैठी थी। रात के 11 बज चुके थे। समीक्षा का चेहरा थकान से भरा था, लेकिन उसकी आंखें लगातार लैपटॉप की स्क्रीन पर चल रहे डेटा को एनालाइज कर रही थी। जब से दिल्ली से मिस्टर सिंघानिया का फोन आया था, देवराज दीक्षित ने प्रोजेक्ट भारत सेतु छीन लिया, कंपनी पर चौतरफा हमला हो रहा है, तब से समीक्षा ने अपना घर जाना छोड़ ही दिया था। वो दिन रात काम करके मुंबई के इन्वेस्टर्स को सांत्वना देने, दीक्षित ग्रुप के चालों को काटने में लगी थी। समीक्षा ने एक सफेद रंग का फॉर्मल शर्ट, ब्लैक ट्राउजर पहना था। उसके छोटे कटे हुए बाल और चेहरे पर वो सख्ती इस बात की गवाही दे रहे थे कि वो किसी भी कारपोरेट जंग के लिए पूरी तरह तैयार थी। तभी उसके कैबिन का दरवाजा नॉक हुआ। उसका चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर मेजर चौहान अंदर आया। चौहान एक पूर्व आर्मी ऑफिसर था और रघुनाथ मिश्रा ने उसे खास तौर पर समीक्षा की सिक्योरिटी के लिए तैनात किया था। चौहान ने बहुत ही सम्मान के साथ कहा, मैम,
बहुत रात हो चुकी है, बाहर बारिश बड़ी तेज है। आपको अब घर चलना चाहिए। कल सुबह भी आपकी एक बहुत अहम मीटिंग है। आगे से समीक्षा ने अपनी थकी हुई आंखों को मला, लैपटॉप बंद करके गहरी सांस लेकर कहा, आप सही कह रहे हैं मेजर। आज का दिन बहुत भारी था। हमें दिल्ली के ऑर्डर्स का इंतजार करना होगा। चलिए निकलते हैं। यह कहते हुए समीक्षा ने अपना कोट पहना, अपना बैग उठाया और मेजर चौहान के साथ वीआईपी लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। बेसमेंट पार्किंग में उनकी दो गाड़ियां तैयार खड़ी थी। एक काले रंग की बुलेट प्रूफ मर्सिडीज बेंच जिसमें समीक्षा और मेजर चौहान बैठने वाले थे, और उसके आगे चलने वाली दो एस्कॉर्ट गाड़ियां जिनमें हथियारबंद कमांडो मौजूद थे। काफिला हमेशा ग्रुप टावर के बाहर निकला और मुंबई की उन सुनसान बारिश से भीगी हुई सड़कों पर दौड़ने लगा। बारिश इतनी तेज थी कि वाइपर चलाने के बावजूद आगे का रास्ता साफ नजर नहीं आ रहा था। समीक्षा में सीट पर आंखें बंद करके रिलैक्स करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेजर चौहान की ट्रेंड आंखें कुछ अजीब सा महसूस कर रही थी। चौहान ने ड्राइवर से कहा, स्पीड थोड़ी बढ़ाओ और मरीन ड्राइव वाला रास्ता मत लेना। पुराने ब्रिज वाले शॉर्टकट से चलो। मुझे कुछ गाड़ियां स्पीशियस लग रही है। लेकिन जैसे ही काफिला उस पुराने और सुनसान ब्रिज के पास पहुंचा, जहां बारिश के कारण सड़कों पर घुटनों तक पानी भरा था, स्ट्रीट लाइट भी खराब थी, अचानक एक भयंकर और खौफनाक घटना घटी। ब्रिज के ठीक बीचों बीच सामने से एक बहुत बड़ा बिना नंबर प्लेट का भारी भरकम ट्रक अचानक तेज रफ्तार से आया और उसने सड़क को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। समीक्षा के ड्राइवर ने बचने के लिए जोर से ब्रेक मारी। गाड़ी के टायर गीली सड़कों पर चीख कर फिसले और मर्सिडीज उस ट्रक से कुछ इंच दूरी पर जाकर रुक गई। समीक्षा ने घबराकर आंखें खोलकर कहा, क्या बकवास है ये ट्रक यहाँ बीच में कैसे आया? लेकिन इससे पहले कि मेजर चौहान कुछ समझ पाते, उनके पीछे चल रही एस्कॉर्ट गाड़ी को पीछे से आई दो भारी एसयूवी ने जोर से टक्कर लगा दी। मिश्रा ग्रुप का वो काफिला अब आगे और पीछे पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका था। मेजर चौहान ने अपनी ऑटोमेटिक पिस्तौल निकालकर जोर से चिल्लाकर कहा, मैम, सिर नीचे कीजिए, यह घात लगाकर किया गया हमला है। और तभी बारिश के उस अंधेरे से मौत का तांडव शुरू हुआ। उन एसयू और ट्रक के पीछे से इमरान और उसके लगभग 20-25 भारी हथियारों से लैस गुंडे बाहर निकले। उनके चेहरों पर काले नकाब थे और उनके हाथों में ऑटोमेटिक असोल्ट राइफलें थी। उन्होंने बिना कोई चेतावनी दिए अंधाधुंध फायरिंग खोल दी। गोलियों की तड़तड़ाहट ने बारिश की आवाज को दबा दिया। मिश्रा ग्रुप के एस्कॉर्ट गाड़ियों पर गोलियों की बारिश होने लगी। हालांकि गाड़ियां बुलेट प्रूफ थी, लेकिन वो गुंडे पूरी तरह से तैयारी करके आए थे। उनके पास आर्मर पियर्सिंग गोलियां थी। मिश्रा ग्रुप के कमांडोज ने तुरंत जवाबी फायरिंग भी शुरू कर दी। दोनों तरफ से एक भयंकर और खूनी मुठभेड़ शुरू हो चुकी थी। मुंबई की वो सड़क किसी युद्ध के मैदान में बदल गई। मेजर चौहान ने समीक्षा को सीट के नीचे धकेल कर कहा, मैम, मैम आप बाहर मत निकलिएगा, मैं बैकअप के लिए कॉल कर रहा हूँ। लेकिन इमरान, जो इस हमले को लीड कर रहा था, वो बड़ा शातिर था। उसने अपने आदमियों को आदेश देकर कहा, आरपीजी लाओ, इन सालों को एस्कॉर्ट गाड़ियों को उड़ा दो। और अगले ही पल एक रॉकेट लॉन्चर से दागा गया गोला मिश्रा ग्रुप के पीछे वाले एस्कॉर्ट गाड़ी से जाकर टकरा गया। एक भयंकर कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। वो गाड़ी हवा में उछलकर आग के गोले में तब्दील हो गई और उसमें बैठे चारों कमांडो पल भर में शहीद हो गए। ये धमाका इतना भयंकर था कि समीक्षा की मर्सिडीज बुरी तरह से हिल गई थी। मेजर चौहान समझ गए कि वो लोग तादाद हथियारों से बड़े ज्यादा हैं, उनका बचना नामुमकिन है। तभी चौहान ने समीक्षा की तरफ देखा और कहा, मैं बाहर जा रहा हूँ ताकि मैं उन्हें रोक सकूं। आप गाड़ी लॉक रखिएगा। ये चिल्लाकर चौहान ने दरवाजा खोला और बाहर निकलते ही अपनी पिस्तौल से इमरान के दो आदमियों के सिर उड़ा दिए। चौहान एक बहादुर फौजी था, लेकिन दुश्मनों की तादाद बड़ी ज्यादा थी। तब इमरान ने पीछे से आकर चौहान के पैर में गोली मार दी, जिसकी वजह से चौहान दर्द से कराहकर घुटनों के बल गिर पड़ा। इससे पहले कि चौहान अपनी पिस्तौल दोबारा उठा पाता, इमरान ने पास आकर अपनी राइफल की बट चौहान के सिर पर पूरी ताकत से दे मारी। मेजर चौहान खून से लथपथ होकर सड़क पर गिर गए और बेहोश हो गए। वहीं समीक्षा गाड़ी के अंदर से यह सब देखकर खौफ खा रही थी। वो लगातार उसकी आंखों के सामने उसके आदमी मारे जा रहे थे। इमरान ने मर्सिडीज के पास आकर खिड़की के शीशे पर अपनी बंदूक की नली खटखटाई। गाड़ी बुलेट प्रूफ थी, लेकिन इमरान ने एक खास तरह का एक्सप्लोजिव शीशे के कोनों पर लगाया और पीछे हट गया। एक छोटे से धमाके के साथ मर्सिडीज का भारी बुलेट प्रूफ शीशा चकनाचूर होकर अंदर गिर गया। समीक्षा चीखते हुए पीछे हटी, लेकिन इमरान ने अपना भारी हाथ अंदर डाला और समीक्षा के बालों को बड़ी बेरहमी से पकड़कर
उसे झटके से गाड़ी से बाहर खींच लिया। समीक्षा बारिश में भीगी सड़क पर गिर पड़ी। उसके घुटने और कोहनियों से खून बहने लगा। वो एक फौलादी लड़की थी। उसने हार नहीं मानी। उसने उठकर इमरान के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया और भागने की कोशिश करने लगी। लेकिन इमरान ने एक खूंखार हंसी के साथ समीक्षा के पेट में एक जोरदार घूंसा मारा। समीक्षा दर्द से दोहरी हो गई और उसके मुंह से एक सिसकी निकल गई। इमरान ने उसके बाल दोबारा पकड़े और उसे घसीट कर अपनी आईसीयू की तरफ ले गया। इमरान ने शैतानी हंसी के साथ कहा, रघुनाथ मिश्रा की शेरनी, आज से तू खालिद भाई के पिंजरे में कैद रहेगी। ये कहते उसने गाड़ियों को अपनी गाड़ी के अंदर उसे डाल लिया और इसके बाद गुंडों ने तुरंत अपनी गाड़ियां स्टार्ट की और पुलिस के आने से पहले वो खौफनाक काम मिला। समीक्षा को अगवा करके मुंबई के उन बारिश भरे अंधेरों से गायब हो गया। पीछे सिर्फ जलती हुई गाड़ी, कमांडोज की लाशें, खून से लथपथ मेजर चौहान बचे थे। मिश्रा ग्रुप की मुंबई हेड, वो लड़की जो रघुनाथ मिश्रा की बेटी जैसी थी, आज अंडरवर्ल्ड के सबसे खूंखार दरिंदे के चंगुल में फंस चुकी थी। इसी समय उधर दिल्ली में रात के करीब 2 बज गए थे। ग्लोबल लाइफ केयर हॉस्पिटल की उस आलीशान प्रेसिडेंशियल स्वीट में अब पूरी तरह से शांति छा गई थी। लक्ष्य, निया, सिया, माही अपनी अपनी जगह पर एक गहरी और सुकून भरी नींद सो रहे थे। लक्ष्य सोफे पर एक कंबल ओढ़कर सो गया और उसके चेहरे पर वो शांति थी जो एक लंबे और खौफनाक तूफान के बाद आती है। लेकिन लक्ष्य की इस शांति को एक बार फिर किसी बहुत ही भयंकर तूफान की नजर लगने वाली थी। अचानक लक्ष्य की पैंट में जेब में रखा हाई सिक्योरिटी एनक्रिप्टेड फोन में एक अजीब और तेज अलार्म टोन के साथ वो बजा, जो सामान्य कोड ब्लैक से ज्यादा डरावनी थी। ये रेड अलर्ट था। ये टोन सिर्फ तब बजती थी जब मिश्रा ग्रुप के किसी बहुत ही अहम और कोर मेंबर की जान खतरे में हो या कोई भयंकर तबाही हो गई हो। उस कान फाड़ देने वाली अलार्म टोन लक्ष्य को झटके से नींद से जगा दिया। लक्ष्य का दिल इतनी जोर से धड़का कि उसे लगा जैसे उसका सीना फट जाएगा। उसने तुरंत अपना फोन निकाला और स्क्रीन पर मिस्टर सिंघानिया का नाम फ्लैश हो रहा था। लक्ष्य ने बिना एक सेकंड गवाए फोन उठाया और उसे कान से लगाकर कहा, हाँ सिंघानिया, बताओ क्या हुआ है। ये कहते हुए लक्ष्य की आवाज में अब नींद का खतरा नहीं था। वो पलक झपकते ही वापस उस शैडो चेयरमैन के खूंखार रूप में आ चुका था। तभी फोन के दूसरी तरफ लक्ष्य ने देखा कि सिंघानिया की हालत खराब थी। उसकी सांसें उगड़ गई थी और आवाज में एक ऐसा खौफ और घबराहट था लक्ष्य ने जैसा कभी नहीं सुना था। सिंघानिया ने हकला कर कहा, बॉस, बॉस गजब हो गया, तबाही आ गई। उसके ये बात सुनते ही लक्ष्य ने तुरंत अपनी आवाज को बड़ा नीचा करके आगे कहा, ताकि निया और सिया की नींद खराब ना हो। सांस लो सिंघानिया, साफ साफ बताओ हुआ क्या है। तभी सिंघानिया ने जो खबर दी, लक्ष्य के पैरों तले की जमीन खींच गई। उसने लक्ष्य को पूरी बात बताकर कहा, बॉस, समीक्षा मैम, मुंबई में हमारी हेड समीक्षा मैम, उन्हें किडनैप कर लिया गया है। सिंघानिया की रुंधती हुई आवाज फोन पर गूंज गई। उसकी ये बात सुनकर लक्ष्य की आंखें फट गई। उसका पूरा शरीर पत्थर की तरह सुन्न पड़ गया। उसने चौंक कर कहा, क्या। तभी सिंघानिया ने रोकर लहजे में आगे कहा, जी बॉस, करीब 2 घंटे पहले मरीन ड्राइव के पुराने ब्रिज के पास उनके काफिले पर एक बहुत बड़ा मिलिट्री ग्रेड हथियारों से लैस हमला हुआ। हमारे एस्कॉर्ट गाड़ियां और आरपीजी से उड़ा दिया गया। हमारे 8 बेहतरीन कमांडो मौके पर शहीद हो गए। मेजर चौहान गंभीर हालात में कोमा में है और वो लोग समीक्षा मैम को गाड़ी में घसीट कर अपने साथ ले गए बॉस। लक्ष्य के दिमाग की नसें फटने को हो गई। समीक्षा वो लड़की जिसे दादाजी ने अपनी बेटी माना, वो लड़की जिसने हमेशा मिश्रा ग्रुप के लिए अपनी जान दांव पर लगाई। लक्ष्य के लिए समीक्षा सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं, बल्कि उसके नए परिवार का बहुत अहम हिस्सा थी। लक्ष्य ने अपनी कड़क आवाज में कहा, किसने किया है सिंघानिया? क्या यह देवराज दीक्षित का काम है? लक्ष्य की आवाज अब एक ऐसे खूंखार, जानलेवा ज्वालामुखी में बदल गई थी जो किसी भी वक्त फटने के लिए तैयार था। तभी आगे से सिंघानिया ने कांपते हुए जवाब देकर कहा, नहीं बॉस, ये दीक्षित का काम नहीं है। दीक्षित सिर्फ एक कॉर्पोरेट गुंडा है। उसके पास ऐसे भारी हथियार और खूंखार आतंकवादी नहीं। हमने वहां के ट्रैफिक कैमरे कुछ अंडरकवर सूत्रों से पता लगाया बॉस, ये काम खालिद का है। उसके बाद सुनकर लक्ष्य ने बोहें सिकोड़कर कंफ्यूज होकर पूछा, खालिद? ये नाम उसके लिए नया था। तभी सिंघानिया ने उसको खालिद के बारे में बताकर कहा, जी बॉस, खालिद मुंबई अंडरवर्ल्ड का वो सबसे खतरनाक डॉन, जिसे 15 साल पहले रघुनाथ जी ने
इंडिया से भगा दिया था। उसके रघुनाथ जी से एक पुरानी और बड़ी गहरी दुश्मनी थी। वो सालों से दुबई में छुपा था, लेकिन अब रघुनाथ जी के निधन के बाद उसे लग रहा है कि मिश्रा ग्रुप कमजोर हो गया। उसने बदला लेने के लिए वापस इंडिया में कदम रख दिया है बॉस। सिंघानिया ने आगे कहा, बॉस, खालिद दीक्षित की तरह कोई टेंडर या कंपनी नहीं चलाता, ना ही वो चाहता है। वो सिर्फ खून चाहता है। वो मिश्रा ग्रुप के वजूद को, इस पूरे परिवार को मिटाना चाहता है। उसने समीक्षा मैम को उठाकर सीधे तौर पर आपको, शैडो चेयरमैन को, ललकारा है। वो चाहता है कि आप अपने बिल से बाहर आएं ताकि वो आपको मार सके। सर, हम एक साथ दो मोर्चों पर घिर चुके हैं। एक तरफ दीक्षित हमारी आर्थिक नींव काट रहा है, दूसरी तरफ खालिद हमारी गर्दन काटने आ गया है। तभी लक्ष्य कुछ पलों के लिए बिल्कुल खामोश रहा। फोन पर उसकी भारी और गर्म सांसों की आवाज आ रही थी। लक्ष्य के सामने जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे खौफनाक, सबसे जटिल चक्रव्यूह आकर खड़ा हो गया। एक तरफ देवराज दीक्षित दो 45,000 करोड़ के टेंडर छीनकर मिश्रा ग्रुप को दिवालिया करने के तुला हुआ था। दूसरी तरफ खालिद नाम का अंडरवर्ल्ड राक्षस, जिसने उसकी मुंह बोली बहन समीक्षा को उठा लिया, जो मिश्रा परिवार के खून का प्यासा था। और इन सब के बीच इसी कमरे में उस बिस्तर पर सो रही निया सियामाही थी, जिन्हें लक्ष्य हर हाल में इन काली परछाइयों से दूर रखना चाहता था। लक्ष्य ने अपनी आंखें बंद की। उसके अंदर का वो फौलादी इंसान और रघुनाथ मिश्रा का सगा खून अब पूरी तरह से उबलने लगा था। उसने कभी किसी पर पहले हमले नहीं किए थे, लेकिन जिसने भी उसके अपनों पर हाथ डालने की जरूरत की, लक्ष्य ने उनका नाम और निशान मिटा दिया था। लक्ष्य ने फोन पर बड़ी ही धीमी, लेकिन एक ऐसी खौफनाक और मौत से भरी आवाज में कहा, सिंघानिया, मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनो। तभी सिंघानिया ने टेंशन में आकर कहा, जी बॉस। लक्ष्य ने ऑर्डर देकर कहा, दीक्षित ग्रुप के खिलाफ हमारा ऑपरेशन ब्लडबाथ जैसे चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। उसकी शेल कंपनियों के शेयर्स खरीदने की रफ्तार तेज कर दो, लेकिन अब मेरी प्राइमरी और सबसे अहम प्रायोरिटी समीक्षा की जान बचाना है। ये कहकर लक्ष्य ने आंखों में कोई रहम नहीं था, उसने आदेश देकर कहा, मिश्रा ग्रुप की अल्फा कमांडो टीम जो खतरनाक और लिथल ऑपरेशंस के लिए बनी है, उसे तुरंत मुंबई के लिए तैनात करो। मैं खुद अगले 1 घंटे में अपने प्राइवेट जेट से मुंबई लैंड कर रहा हूँ। मुझे खालिद के हर एक ठिकाने, उसके हर एक वफादार गुर्गे, उसके दुबई कनेक्शन और उसके हथियारों की सप्लाई की लिस्ट चाहिए जब तक मैं मुंबई में पहुंचूं। उसके बाद सुनकर सिंघानिया घबरा गया। उसने घबरा कर कहा, बॉस, आप खुद मुंबई जाएंगे? सर, खालिद तो यही चाहता है। वो आपको खुले मैदान में लाकर मारना चाहता है। आपकी जान को वहां बड़ा खतरा हो सकता है बॉस। तभी लक्ष्य ने एक सर्द मुस्कान के साथ कहा, खतरा खालिद की जान को है सिंघानिया। उसने रघुनाथ मिश्रा के पोते को सिर्फ एक शैडो चेयरमैन समझने की बड़ी भूल कर दी है। उसने मेरे परिवार मेंबर समीक्षा पर हाथ डाला। अब मैं उसे ऐसा दर्द दूंगा जो मौत से भी 1000 गुना बदतर होगा। मेरे लिए चौपर रेडी रखो, मैं वो रूम में आ रहा हूँ। ये कहते हुए लक्ष्य ने फोन काट दिया। उसने मुड़कर उस बिस्तर की तरफ देखा। निया बहुत ही सुकून से सो रही थी। उसका चेहरा किसी फरिश्ते की तरह मासूम और शांत था। लक्ष्य के दिल में एक भयंकर टीस उठी। उसने निया से वादा किया था कि वह अब उसके साथ रहेगा, उसे दुनिया की सारी खुशियां देगा। और आज, जब उनके प्यार का पहला ही दिन था, निया को छोड़कर उसे इस खूनी जंग में उतरना पड़ रहा था। लक्ष्य धीरे से चलकर बिस्तर के पास गया। उसने निया के माथे पर बिखरे हुए बालों को बहुत ही प्यार से पीछे किया। उसने झुककर निया के माथे पर एक बहुत ही कोमल और आत्मीय चूम लिया। लक्ष्य ने मन ही मन बहुत ही दर्द भरी आवाज में कहा, मुझे माफ कर देना निया। मुझे तुम्हारे पास होना चाहिए था, लेकिन मेरे एक और परिवार के मेंबर को मेरी जरूरत है। मैं वादा करता हूँ मैं बहुत जल्द वापस लौटूंगा, और फिर कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर पाएगी। ये सोचते हुए लक्ष्य ने एक पेन और पेपर लिया। उस पर एक छोटा सा नोट लिखा, निया, एक बहुत ही जरूरी काम आ गया। मुझे अचानक शहर से बाहर जाना पड़ रहा है। तुम सिया मैम और माही का ख्याल रखना। मैं जल्द वापस आऊंगा। आई लव यू। उसने नोट साइड टेबल पर रखा, अपना वो पुराना बैकपैक उठाया और बिना किसी को जगाए खामोशी से स्वीट का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। हॉस्पिटल के उस वीआईपी फ्लोर पर तैनात कमांडो ने लक्ष्य को देखते ही सलाम किया। लक्ष्य ने उनके कमांडर को बुलाया, बड़े ही सख्त लहजे में कहा, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। इस स्वीट की और इन तीनों की सिक्योरिटी अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर इन तक खरोंच भी पहुंची तो मैं तुम सबको जिंदा गाड़ दूंगा। उसके बाद सुनते ही कमांडर तुरंत अटेंशन में आया और बोला, यस बॉस, हमारी जान चली जाएगी लेकिन इन तक कोई नहीं पहुंच पाएगा।
लक्ष्य तेजी से हॉस्पिटल की छत पर बने हेलीपैड की तरफ भागा, जहां मिश्रा ग्रुप का एक एडवांस और ब्लैक रंग का प्राइवेट चॉपर उसका इंतजार कर रहा था। चॉपर के ब्लेड्स की तेज आवाज आ रही थी, जो हवा को चीर रही थी। लक्ष्य मिश्रा टावर का वह रूम इस वक्त किसी युद्ध सेंटर के तरफ लग रहा था और रेड लाइट्स ब्लिंक कर रही थी। सभी हैकर्स और एनालिस्ट पागलों की तरह काम कर रहे थे। लक्ष्य जैसे ही वो रूम के बाहरी दरवाजे से खोलकर अंदर आया, पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। लक्ष्य का चेहरा इस वक्त इतना खौफनाक और पत्थर जैसा था, कोई भी उसकी आंखें से आंखें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी सिंघाने ने तुरंत आगे बढ़कर एक फाइल लक्ष्य की तरफ बढ़ाकर कहा, बॉस, ये खालिद के मुंबई के संभावित अड्डों की लिस्ट है। हमारी सैटेलाइट इमेजिंग टीम ने मरीन ड्राइव की उस एम्बुश साइट का पूरा नक्शा भी रिक्रिएट कर लिया। लेकिन सर, वो लोग बड़े प्रोफेशनल थे, उन्होंने कोई डिजिटल फुटप्रिंट नहीं छोड़ा। समीक्षा मैम को कहाँ लेकर जाया गया, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन अभी तक नहीं मिल पाई। उसके बाद सुनते ही लक्ष्य ने वो फाइल ली और बड़ी तेजी से स्कैन करने लगा। उसका तेज दिमाग उन जगहों के बीच कनेक्शन को ढूंढ रहा था। लक्ष्य ने फाइल को टेबल पर पटक कर कहा, खालिद कोई आम गुंडा नहीं है सिंघानिया। वो जानता है कि अगर वो समीक्षा को उसे अड्डे पर रखेगा तो हमारी ब्लैक ऑप टीम उसे कुछ ही घंटों में ढूंढ निकालेगी। उसने समीक्षा को किसी ऐसी जगह पर रखा होगा जो पुलिस और रडार के बिल्कुल बाहर होगी। ये कहकर लक्ष्य ने स्क्रीन पर मुंबई के डॉकयार्ड्स, पुराने गोडाउन्स का नक्शा खोलकर कहा, खालिद हथियारों की तस्करी करता है, उसका सारा माल समंदर के रास्ते आता है। वो शहर के बीचों बीच किसी पोश इलाके में नहीं छुप सकता। उसके सबसे मजबूत पकड़ इन डॉकयार्ड, मछुआरों की बस्ती और पुराने शिपिंग कंटेनर्स में है। ये कहते हुए उसने अपने चीफ हैकर कबीर की तरफ देकर ऑर्डर देकर कहा, कबीर, मुंबई के जितने भी पुराने अनबन डॉकयार्ड्स हैं, उनके पिछले 48 घंटों के थर्मल इमेजिंग सैटेलाइट फुटेज निकालो। जहां भी तुम्हें अचानक से हथियारों से लैस लोगों या भारी गाड़ियों का मूवमेंट दिखे, मुझे वो लोकेशन चाहिए। आगे से कबीर ने तुरंत अपनी उंगली कीबोर्ड पर दौड़ाकर कहा, यस बॉस, मैं अभी प्रोसेस शुरू कर रहा हूँ। उसकी यह बात सुनते ही लक्ष्य ने सिंघानिया की तरफ मुड़कर कहा, अल्फा कमांडो टीम को अलर्ट पर रखो। मैं अपने जेट से मुंबई लैंड करते ही सीधा उस लोकेशन पर स्ट्राइक करूंगा। और हाँ, दीक्षित ग्रुप को यह भनक बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए कि मैं मुंबई में हूँ। देवराज दीक्षित को यह लगना चाहिए कि मैं समीक्षा के किडनैप होने से टूट चुका हूँ और दिल्ली में ही छुप कर बैठा हूँ। दीक्षित के शेयर्स डंप करने का काम और तेज कर दो। मैं खालिद की गर्दन मरोड़ने के बाद सीधा दीक्षित की चिता जलाऊंगा। आगे से सिंघानिया ने जवाब देकर कहा, अंडरस्टूड बॉस। तभी कुछ ही मिनटों बाद कबीर ने जोर से चिल्लाकर कहा, बॉस, बॉस गोट इट, मुझे एक लोकेशन मिल गई। उसके बाद सुनते ही लक्ष्य और सिंघानिया तुरंत कबीर के स्क्रीन के पास पहुंचे। स्क्रीन पर मुंबई के बाहरी इलाके मझगांव डॉकयार्ड के पास एक बहुत ही पुराने और खंडर हो चुके शिपिंग गोडाउन की सैटेलाइट तस्वीर थी। तभी कबीर ने एक्साइटमेंट और घबराकर एक साथ कहा, सर, ये गोडाउन पिछले 20 सालों से बंद पड़ा था। कागजों पर ये एक दिवालिया हो चुकी कंपनी के नाम पर है, लेकिन पिछले 3 घंटों में थर्मल फुटेज से पता चला है कि इस गोडाउन के निचले बेसमेंट में लगभग 50 से ज्यादा इंसानों की मौजूदगी है। वहां भारी मात्रा में हीट सिग्नेचर आ रहे हैं, जो भारी हथियार और गाड़ियों के होने का इशारा कर रहे हैं। यही वो जगह है बॉस, समीक्षा वैम वही है। लक्ष्य की आंखों में एक कातिलाना और बर्फीली चमक आ गई। उसने उस लोकेशन को अपने दिमाग में छाप लिया। लक्ष्य ने अपनी पिस्तौल को लोड करके बहुत ही धीमी और खौफनाक आवाज में कहा, खालिद ने रघुनाथ मिश्रा के परिवार पर हाथ डालकर अपनी सबसे बड़ी मौत को बुलावा दे दिया है। आज रात माझगांव डोकवाड़ का गोडाउन खालिद और उसके गुंडों के खून से लाल होगा। ये चिल्लाकर लक्ष्य तुरंत वार रूम से बाहर निकला। मिश्रा ग्रुप का एक अत्याधुनिक प्राइवेट जेट उसके लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर पहले ही तैयार खड़ा था। लक्ष्य जेट में बैठा और वो रात उस अंधेरे आसमान को चीरता हुआ एक खौफनाक तबाही का पैगाम लेकर मुंबई की तरफ उड़ चला। इसी समय उधर मुंबई के उस खस्ता हाल सीलन भरे डॉकयार्ड बेसमेंट में माहौल किसी नर्क से कम नहीं था। बेसमेंट के बीचों बीच एक भारी लोहे के खंभे से समीक्षा को जंजीरों से बांधा गया था। उसके सफेद कपड़े खून, कीचड़ और पसीने से सन चुके थे। उसके चेहरे पर कई चोटों के निशान थे।
उसके होठ कट गए थे। उसके माथे से खून की एक पतली धार बहकर उसकी आंखों तक आ रही थी। इमरान ने उसे गाड़ी से घसीटकर बड़ी बेरहमी से पीटा था, लेकिन इन सब भयानक चोटों और टॉर्चर के बावजूद समीक्षा की उन तेज आंखों में कोई खौफ, कोई बेबसी या कोई आंसू नहीं था। वहां सिर्फ और सिर्फ रघुनाथ मिश्रा की दी वो फौलादी तालीम, एक शेरनी का गुरूर। वो कांप तो रही थी, लेकिन उसका सिर अभी भी गर्व से तना हुआ था। क्या करेगा लक्ष्य? क्या पहुंच पाएगा लक्ष्य डोकयार्ड में? क्या मार गिराएगा खालिद को? क्या होगा आगे की कहानी में? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी मुझे प्यार हुआ था के साथ। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।